हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, पार्टीशन मेथड, जिसे मेथड ऑफ फिक्टिशियस पार्टीशन भी बोला जाता है और कई जगह इसका नाम बेगर्स मेथड भी बोला जाता है। तो इसमें करते क्या है, बेसिकली हम लोग गिवन इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसे सपोज कर लो, एक सिंपल से एग्जांपल से पहले देखें कि जैसे मान लो अपने पास है x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू से कुछ भी ले लो 15, और हमें चाहिए इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि x1 और x2 दोनों ही क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे, है ना। मतलब कि x1 x2 ये सब ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, 0 1 2 ऐसे करके कुछ होने चाहिए। तो ऐसे करके इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने आएंगे वो हमें सोचना है। तो चूंकि यहाँ पर वेरिएबल्स दो हैं तो हमारे लिए ये चीज निकालना बहुत आसान है। मतलब ऐसा हमें किसी फॉर्मूले की इसके लिए जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो हम बड़ी आसानी से सोच सकते हैं कि भाई इसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन एक ही हो सकता है कि ये 0 हो जाए, ये 15 हो जाए, x1 0 हो जाए, x2 15 हो जाए, फिर x1 1 हो जाए और x2 14 हो जाए, फिर x1 2 हो जाए, x2 13 हो जाए, फिर x1 3 हो जाए, x2 12 हो जाए। तो ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी और ऐसे करके लास्ट में x1 कितना हो जाए, x1 15 हो जाए और x2 0 हो जाए। ठीक। तो ये देखो टोटल कितने केसेस बने, हम लोग 0 से लेके चले और 15 तक पहुंचे, तो टोटल ये कितने केस हो गए, 16 केसेस। 16 केसेस का मतलब कितने सोल्यूशन आ गए इस इक्वेशन के, 16 सॉल्यूशंस आ गए। ठीक। तो ये काम तो अपने लिए इजी था, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर वेरिएबल्स बढ़ा दें तो हमारा काम थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जैसे मान लो मैं तुमसे कहूँ कि भाई इस इक्वेशन के सोल्यूशन निकालो, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 12। अब देखो क्या है कि इसमें भी आप थोड़ी बहुत तिकड़म लगा के आंसर निकाल लोगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग वेरिएबल्स बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जो काम है वो बिना किसी फॉर्मूले के निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जैसे हम लोग ने पहली जगह निकाला है केसेस बना के। अब यहाँ पर भी हम चाहें तो कोशिश कर सकते हैं कि भाई x1 को 0 ले लें। एक केस हो सकता है कि x1 0 हो जाए। तो जब x1 0 होगा तो x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 12 के देख लें कि कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आएंगे। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो यहाँ पर जब x1 प्लस x2 बराबर 15 था तो टोटल अपने पास सॉल्यूशंस कितने आए थे, टोटल अपने पास सॉल्यूशंस आए थे 16। ठीक है, तो मतलब एक ज्यादा। तो ऐसे यहाँ पर फिर इसके कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, इसके 13 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा केस क्या लेंगे कि भाई x1 को 1 दे दें। x1 को 1 दे देंगे तो इनको कितना होना पड़ेगा, x2 प्लस x3 को, x2 प्लस x3 को फिर 11 होना पड़ेगा। तो इसके कितने सोल्यूशन आ जाएंगे, सेम लॉजिक से भाई 0,11 से चलेंगे और 11,0 तक जाएंगे तो 12 सोल्यूशन हो जाएंगे। और ऐसे कर करके, मतलब ये मैं आपको समझा था, ऐसे कर करके हम लोग निकाल लेंगे इसमें भी आंसर। लेकिन यही मैं अगर अभी आपको इक्वेशन दे दूं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 बराबर 17, तो सोचो फिर बहुत सारे केस बनाने पड़ेंगे। तो हर जगह ये केसेस ना बनाने पड़े, तो इसी के लिए अब हम लोग कोशिश करेंगे एक फॉर्मूला जनरेट करने की। तो देखो हम लोग ने क्या मान लिया कि जैसे ये x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 12 है, तो हम लोग ने इसको क्वेश्चन को ऐसे इंटरप्रेट किया कि अपने पास 12 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, क्या है, 12 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, और ये तीन लोग हैं, राम श्याम और घनश्याम। हमें इन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को इन तीनों लोगों में बांटने के जितने तरीके हैं वो सोचने हैं। ठीक है, चलो घनश्याम पहले लिख दिया, राम, घनश्याम और श्याम। ठीक। तो ये आर से इसको डिनोट कर देंगे हम लोग आगे, इसको जी से और इसको एस से। तो यहाँ पर अब हम लोग को क्या करना है कि हमारे पास 12 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमें देखना है कि इनको राम श्याम और घनश्याम में बांटने के कितने तरीके हैं। तो देखो हम लोग ये काम कैसे करेंगे, हम लोग बहुत स्मार्ट तरीके से ये काम करेंगे। आप ऐसे समझो कि जैसे एक रोप होती है, एक रोप है आपके पास, है ना। तो उसको तुम एक जगह से जब कट करोगे तो उसके कितने हिस्से हो जाएंगे, दो हिस्से हो जाएंगे। एक रोप को तुम दो जगह से कट करोगे तो कितने हिस्से हो जाएंगे, दो जगह से कट करने पे तीन हिस्से हो जाएंगे, है ना। दो जगह से कट करोगे तो तीन हिस्से हो जाएंगे। तो अगर इसी लॉजिक को हम लोग यहाँ पर बनाए तो देखो मैंने क्या किया यहाँ पर कि ये देख लेंगे 12 ही ऑब्जेक्ट है, 4 4 8 4 12, हाँ ठीक है। ये मैंने 12 ऑब्जेक्ट बना लिए। अब इन 12 ऑब्जेक्ट्स में हम लोग दो जगह पार्टीशन करेंगे।
दो जगह पार्टीशन लगाएंगे तो 3 हिस्से हो जाएंगे। तो एक हिस्सा राम का, एक श्याम का, एक घनश्याम का। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि मैंने एक पार्टीशन यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये मुझे क्या बता रहा है, ये वाला सिस्टम मुझे बता रहा है कि पहले पार्टीशन से जितने पहले हैं वो राम के ऑब्जेक्ट्स, फिर इन दो पहले और दूसरे के बीच में जितने ऑब्जेक्ट हैं वो श्याम के ऑब्जेक्ट्स, और फिर जो लास्ट में बचे वो घनश्याम के। तो ये अभी जो मैंने सिस्टम बनाया है, ये एक तरीके से आप बोल दो कि 12 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये जो आपको दिख रही हैं ये 2 आइडेंटिकल बार्स हैं, ठीक है, जिनसे हम लोग ने पार्टीशन किया है, 2 आइडेंटिकल बार्स। हाँ, तो अब जरा देखो कि राम को कितने ऑब्जेक्ट मिले हैं इसमें। राम को 2 ऑब्जेक्ट मिले हैं। श्याम को कितने ऑब्जेक्ट मिले हैं, 2, 2 4 तो 6। और घनश्याम को ऑब्जेक्ट्स मिले हैं कितने, घनश्याम को ऑब्जेक्ट्स मिले हैं 4। और इक्वेशन क्या है अपनी, वही राम प्लस श्याम प्लस घनश्याम बराबर कितना होना चाहिए, बराबर 12 होना चाहिए। ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं, वही कोई बुरा ना माने। चलो, तो अब और जरा तरीके सोचते हैं। अब मान लो कि मैंने एक पार्टीशन लगाया यहाँ पर, ठीक है, और एक पार्टीशन यहाँ पर लगाया। तो अब जरा तुम पॉज करके सोचो इसमें किसको कितने ऑब्जेक्ट मिले। तो इसमें अगर तुम ध्यान दो तो पहले पार्टीशन से पहले तो कुछ है नहीं, तो राम को कितने ऑब्जेक्ट मिले, 0। श्याम को सारे ऑब्जेक्ट मिल गए, 12 के 12 ऑब्जेक्ट मिल गए। और घनश्याम को भी एक ऑब्जेक्ट नहीं मिला क्योंकि दूसरे वाले पार्टीशन के बाद भी कुछ नहीं बचा, तो घनश्याम को कितने मिले, 0 ऑब्जेक्ट। ठीक, अब मान लो कि यहाँ पर मैं ये सिस्टम ऐसे बना दूं कि ये यहाँ दोनों बार्स मैंने यहाँ पर रख दी। तो इसमें अगर तुम देखो तो राम को कितने ऑब्जेक्ट्स मिले, अब खुद सोचते चलो साथ साथ। राम को 12 ऑब्जेक्ट मिले हैं, श्याम को एक भी ऑब्जेक्ट नहीं मिला है, और घनश्याम को भी एक भी ऑब्जेक्ट नहीं मिला है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट पहले पार्टीशन से पहले ही आ चुके हैं। ठीक है, चलो एक और रैंडम कुछ बनाते हैं। मान लो हमने एक बार यहाँ रख दी और एक बार यहाँ रख दी, है ना। मेरे ख्याल से इतने समझने के लिए सफिशिएंट है, नीचे वालों की जरूरत शायद नहीं पड़े अपने को। तो इस सिस्टम में देखो राम को कितने ऑब्जेक्ट्स मिले, खुद सोचो और फिर वेरीफाई करो, राम को, श्याम को और घनश्याम को। तो राम को कितने ऑब्जेक्ट मिले, 1 2 3 4 5 6। श्याम को कितने ऑब्जेक्ट मिले हैं, एक ऑब्जेक्ट मिले। और घनश्याम को कितने ऑब्जेक्ट मिले हैं, 3 और 2 5। तो देखो हर जगह जोड़ो तो 12 आ रहा होगा, वो अपने आप है। तो हम लोग ने देखो ये भी देखा कि राम 0 घनश्याम 0 वाला भी केस मिला है हमें। राम 12, मतलब श्याम को सारे के सारे मिल गए, राम घनश्याम को 0। राम को सारे के सारे मिल गए, श्याम घनश्याम को 0। और अगर हमको सारे के सारे ऑब्जेक्ट देने हैं इसको, किसको, अपने किसको अभी तक 12 ऑब्जेक्ट नहीं मिले, घनश्याम को 12 ऑब्जेक्ट नहीं मिले, तो हम दोनों बार्स को यहाँ रख दें। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो राम को 0 ऑब्जेक्ट, श्याम को 0 ऑब्जेक्ट, और घनश्याम भाई को कितने ऑब्जेक्ट मिले हैं, घनश्याम भाई को मिले हैं 12 ऑब्जेक्ट। ठीक ठीक है, क्योंकि पहले से पहले कुछ नहीं है और दोनों के बीच में भी कुछ नहीं, तो राम श्याम के ऑब्जेक्ट्स हो गए 0 एंड सो ऑन ना। तो अब इसमें तुम खुद से सोच लो कि जैसे मैंने कुछ भी रैंडम बनाया था कि इसमें किसको कितने मिले हैं, इसमें किसके कितने मिले हैं, तुम खुद से सोचो। लेकिन तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि इस 12 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स या फिर 12 आइडेंटिकल बॉल्स, मान लो 12 आइडेंटिकल बॉल्स और 2 आइडेंटिकल बार्स को जब मैं अलग अलग तरीके से अरेंज कर रहा हूं तो मुझे इस सिस्टम के अलग अलग सोल्यूशन मिल रहे हैं। किसके, राम प्लस श्याम प्लस घनश्याम के। तो भाई क्या कर रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पर ये बार्स की पोजीशन चेंज करके एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ कि मैं 12 आइडेंटिकल बॉल्स और 2 आइडेंटिकल बार्स को अरेंज कर रहा हूँ, अलग अलग अरेंजमेंट लिख रहा हूँ। और जब हम इनके अलग अलग अरेंजमेंट बना रहे हैं हर जगह, तो हमें क्या मिल रहा है कि इस इक्वेशन का अलग अलग सोल्यूशन मिल रहा है। तो कोई हमसे पूछे कि फिर इस इक्वेशन के टोटल कितने सोल्यूशन होंगे, तो इस इक्वेशन के टोटल उतने ही सोल्यूशन होंगे जितने कि इस इक्वेशन के क्या होंगे, जितने की इस सिस्टम के क्या होंगे, जितने की इस सिस्टम के अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे। इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे, जितने इन 12 आइडेंटिकल बॉल्स और 2 आइडेंटिकल बार्स के सिस्टम के अरेंजमेंट होंगे। तो कितने अरेंजमेंट होंगे, कोई सोचे, है ना, पॉज करके सोचो। तो हमारे पास क्या है, 12 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं ना, ऑब्जेक्ट्स को बॉल्स मान लेते हैं, और 2 आइडेंटिकल बार्स हैं। तो ये आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स टॉपिक पढ़ा होगा। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं 14। तो 14 फैक्टोरियल, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए। उसमें से 2 लोग एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल, और 12 लोग एक जैसे हैं तो 12 फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये कितना आ गया, यहाँ से आ गया 40। इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 14C2, या फिर लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं 14C12। ठीक है, तो यानी कि इस राम प्लस श्याम प्लस घनश्याम वाली इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे,
14C2। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर चूंकि 3 लोग थे तो हम लोग ने 2 बार लाए। अगर मान लो 4 लोग होते, राम श्याम घनश्याम और मान लो चौथा हरीश भी होता, तो फिर हमें क्या करना होता है, इन 12 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना होता, तो हम 3 आइडेंटिकल बार्स लाते, तो उससे 4 हिस्से क्रिएट हो जाते और एक एक हिस्सा बांट देते। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब थीम बन गई है, हम फॉर्मूला बनाने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि अब तुम्हारे पास ये हो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xr इज इक्वल्स टू n, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस इक्वेशन के क्या, इस पूरी इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, अब जरा सोचो, खुद से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो क्या। और यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि ये x1 x2 x3, मतलब पता क्या चल गया, ये हम लोग को कंडीशन दे रखी xr, ये सब के सब होल नंबर ही होने चाहिए। ठीक है, तो अब टोटल हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होंगे बेसिकली वो किसके आइडेंटिकल होंगे, किस सिस्टम के अरेंजमेंट के आइडेंटिकल होंगे, वो आइडेंटिकल होंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कितने, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 12 था तो हम लोग ने क्या किया था, 12 आइडेंटिकल बॉल्स बनाई थी, तो ऐसे यहाँ पर बराबर n है, तो हमें किसको किसको अरेंज करना पड़ेगा, n आइडेंटिकल बॉल्स को। और देखो यहाँ पर टोटल r लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना है, x1 से लेकर xr तक गए ना, टोटल r लोग हैं, तो r पार्टी मतलब r हिस्से क्रिएट करने के लिए हमें कितनी जगह पार्टीशन लगाना पड़ेगा, या फिर कितनी जगह बार्स लगानी पड़ेंगी। अगर r हिस्से क्रिएट करना है तो r-1 बार्स लगानी पड़ेगी, तो हम लोग को r-1 आइडेंटिकल बार्स लगाने होंगे। तो इस पूरे सिस्टम के जितने अरेंजमेंट होंगे उतने ही इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। तो इस सिस्टम के कितने अरेंजमेंट होंगे, टोटल कितने लोग हैं, टोटल लोग हैं n प्लस r-1, तो n प्लस r-1 का फैक्टोरियल, और उसमें से n लोग एक जैसे हैं तो n फैक्टोरियल, और r-1 जो बार्स हैं वो एक जैसी, तो r-1 फैक्टोरियल। और अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आइडिया है तो आप इसको क्या और क्या लिख सकते हो, n प्लस r-1 cr-1, या फिर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो n प्लस r-1 cn, लेकिन नॉर्मली हम लोग फॉर्मूला इस फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि इससे थोड़ा सोचना अपने लिए आसान होता है। बेसिकली r-1 एक तरीके से क्या है, r-1 जितनी हम लोग ने बार्स इंट्रोड्यूस की थी, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जितनी जगह हमें पार्टीशन लगाना पड़ेगा। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि n प्लस पार्टीशन c पार्टीशन, है ना, इसी फॉर्मूले को ऐसे भी बोला जा सकता है, n प्लस पार्टीशन c पार्टीशन। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर 10 लोग हैं तो हमें कितने पार्टीशंस इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, हमें 9 पार्टीशंस इंट्रोड्यूस करने को पड़ेंगे, तो अपने आप 10 पार्ट हो जाएंगे, टोटल 9 जगह पार्टीशन इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, 9 आइडेंटिकल बार्स इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगे ना। थोड़ा लैंग्वेज इधर उधर हो गई हो, बट आपको फाइनल चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमारे पास 10 लोग होंगे और मान लो उनमें हमें 17 ऑब्जेक्ट्स बांटने या 25 ऑब्जेक्ट बांटने, तो 10 लोगों में बांटने के लिए हमें 9 जगह पार्टीशन लगाने पड़ेंगे। तो बस वही है कि देखो 10-1 फिर कितना हो जाएगा 9, तो इस फॉर्मूले को चाहो तो तुम n प्लस पार्टीशन c पार्टीशन टाइप से भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो यही फॉर्मूला एक बार फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस इज गिवन बाय n प्लस r-1 cr-1। ठीक, और इस फॉर्मूले को अप्लाई करते वक्त बस हमें एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि ये जो x1 x2 x3 और xr है, ये 0 से n के बीच की हर वैल्यू लेना मतलब इनकी रेंज में आनी पॉसिबल होनी चाहिए। अभी इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर लिखा है टू अप्लाई दिस फॉर्मूला इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट ऑल वैल्यूज और वेरिएबल्स दैट इज x1 x2 x3 up to xn must be able to take each value from 0 to n, और यहाँ 0 and n भी क्या है, इंक्लूसिव है, मतलब इनको भी हम लोग बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है अभी समझते हैं। तो और दूसरी बात, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी जरूर याद रखना कि n प्लस पार्टीशन, जैसे लिख भी चुका मैं पहले उधर, यहाँ भी लिख देता हूँ n प्लस पार्टीशन सी पार्टीशन। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे जब हम लोग सॉल्व करते हैं ये इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 12, है ना, तो इसमें देखो हर वैरायटी का सॉल्यूशन आएगा
जिसमें ऐसे भी केस आएंगे कि जब ये दोनों 0 बने होंगे, है ना, और ये 12 तक गया होगा। ऐसे भी केस आए होंगे कि जब ये 1 ये 10 बना होगा। ऐसे भी केस आए होंगे कि जब ये 0 ये 1 ये 11 बना होगा, है ना। या फिर ऐसे भी केस आए होंगे जब ये 12 बना होगा, है ना, ये दोनों 0 बन गए होंगे। ये हम लोग ने देखा भी था भाई पार्टीशन करते वक्त। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो फॉर्मूले से आंसर आएगा, 12 प्लस पार्टीशन कितने करने पड़ेंगे तीन लोगों के लिए, दो जगह। तो 12 प्लस 2 C2, यानी कि जो 14 C2 अपना आंसर आया था, तो 14 C2 की वैल्यू मतलब क्या होगी, निकाल लेते हैं। मतलब 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 7 13 7 91। तो जो टोटल 91 सॉल्यूशंस आएंगे इस इक्वेशन के, उसमें ऐसा भी केस रहा होगा कि जब x1 0 रहा होगा, और ऐसा भी केस रहा होगा कि जब x1 1 रहा होगा, x1 2 रहा होगा, एंड सो ऑन x1 12 रहा होगा। तो इन 91 सॉल्यूशंस में वो x1 जो है वो कभी ना कभी 0 भी बना होगा, 1 भी बना होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब कुछ बना होगा। एंड सेम गोज फॉर x2 एंड सेम गोज फॉर x3। अगर मैं किसी क्वेश्चन में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दूं तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगेगा। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि तुम्हें इस इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने हैं, सपोज कर लो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 12, लेकिन मैंने इन पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा। मैंने बोला कि भाई चलो x1 x2 होल नंबर होंगे, लेकिन मैंने कहा जो x3 है, x3 की जो वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर x3 जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो अभी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, मतलब डायरेक्ट नहीं लगा सकते, कुछ मैनिपुलेट करके लगा लेंगे, लेकिन अभी डायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि उस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमारे तीनों वेरिएबल 0 से लेकर 12 तक के बीच की हर वैल्यू 0 एंड 12 इंक्लूसिव लेने में कैपेबल होने चाहिए। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं हमें दिमाग में रखनी चाहिए कि कुछ भी दिया हो तो हम तुरंत फॉर्मूला लगा दें। कि जैसे मैंने मान लो बोल दिया कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 12 है, और x1 x2 x3 जो है वो 0 से 6 तक ही जा पा रहे हैं, तब भी आप फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। तो चलो इसके लिए कंफ्यूजन से बचने के लिए कुछ क्वेश्चंस इसमें देख लेते हैं कि किन किन केस में हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो अब जरा पॉज करके आप खुद से सोचो कि किसमें हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, किसमें नहीं लगा सकते हैं। तो जैसे पहला है x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 12, जहाँ पे x1 x2 x3 जो है वो 0 से 12 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत अपने को नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यस, वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि सारे वेरिएबल्स 0 से लेकर इस नंबर 12 तक जाने में कैपेबल हैं। ठीक, अब जरा ध्यान से सोचो कि इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं। x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 12, वेयर x1 x2 x3 बिलोंग्स टू 0 टू, और होल नंबर कोई भी होल नंबर है ना, मतलब इनफैक्ट पूरा मतलब 12 तक ही नहीं रुकना, आप कहीं तक भी जा सकते हो। तो इसमें कभी कुछ लोग आंसर दे देते हैं नो, लेकिन नहीं भाई, इसमें भी आंसर यस होगा। हम बस क्या चाहते हैं कि x1 x2 x3 फॉर्मूला डायरेक्टली लगाने के लिए x1 x2 x3 जो है वो 0 से 12 और 0 और 12 को इंक्लूड करते हुए सारे इंटीजर्स ले पा रहे हो। तो भाई जब 0 से इंफिनिटी तक के तुम सारे इंटीजर्स उठा रहे हो, तो 0 से 12 तक के तो इनको मिल ही जाएंगे ना, तो कहीं दिक्कत तो है नहीं ना फॉर्मूला लगाने में। तो इसमें तो ये सोल्यूशन आ जाए 0 0 12, तो ये पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ पर x3 12 हो सकता है ना, तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा, यस। सेम लॉजिक से यहाँ भी आंसर यस हो जाएगा, क्योंकि बस 12 तक जाना है। 12 के आगे चले जाएं उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 12 के पीछे ना रुके। और सबका इनिशियल पॉइंट देखो क्या होना चाहिए फॉर्मूला लगाने के लिए, 0 होना चाहिए। अब इसमें सोचो क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं? इसमें हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। रीजन क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला ना लगाने का? क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि x1 x2 x3 0 नहीं हो सकते, लेकिन ये जो हमें आंसर देता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, उसमें x1 x2 x3 जब 0 हुए होते हैं वो वाला केस भी आता है। मतलब इसमें 0 0 12 वाला भी केस आएगा, जबकि ये लोग मना कर रहे हैं। ये वो लोग बोले कि नहीं भाई x1 x2 x3 में से कोई भी 0 नहीं हो सकता, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन हम लोग कुछ मैनिपुलेट करके फॉर्मूला बाद में लगा लेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। फिर उसके बाद x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12, जहां पर ये सब 0 से 7 तक जा रहे हैं, तो यहाँ भी फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि इनको 12 तक तो जाना ही जाना है, 12 से पहले स्टॉप नहीं ले सकते। सभी को 0 से स्टार्ट होना जरूरी है अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, और 12 तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। उसके आगे चले जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके पीछे नहीं रुकना है। तो इन केसेस में हम लोग कैसे फिर आंसर निकालेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन के कैसे आंसर निकालेंगे, है ना, कि जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा होगा, तो वो तो खैर आपको समझ में आ गया। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है
वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये जो प्रूव है फॉर्मूले का, इसको कई लोग मल्टीनोमियल थ्योरम और बहुत वैसे तरीके से करते हैं, तो हम लोग ने एक बहुत इफेक्टिव प्रूव इसमें देखा है कि भाई बार्स एंड आइडेंटिकल बॉल्स की हेल्प से। तो मेरे ख्याल से वो प्रूव आपको क्लियर होगा, कब फॉर्मूला लगा सकते हैं ये भी आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।